हेलो ऑल ऑफ़ यू। आई नो आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट टाइम हमारे पास बचा हुआ है। अ, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो किया था हमारे पास क्या थे, हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। वो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए थे। ठीक है, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए थे 8 मार्क्स के। ठीक, जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले पहले के लेक्चर्स को कंप्लीट करें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये होता है, देखिए बेटा, आप भी कर सकते हैं पेपर सॉल्व नेट से सर्च करके या अपनी बुक्स की हेल्प से, लेकिन जो थिंकिंग पावर हमारी बढ़ती है वो कैसे हमें सोचना है, कैसे हमें क्वेश्चन से आंसर को पिक करना है, कैसे हमें लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं, वो सारे के सारे आपको क्या होते हैं, मेथड्स सभी के अलग अलग होते हैं। बट हमें ये देखना होता है कि सबसे इजी वे में हमें कैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन पे लास्ट हमने की थी वीडियो। इसके बाद हमारा जो आज पार्ट 4 स्टार्ट होगा, इसमें हमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आपके पास जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आपको एक अभिकथन और कारण, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला आना ही आने हैं 2 नंबर में क्वेश्चन। इसमें तो कोई आपका ये नहीं है कि ये नहीं आएगा, बस आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना और समझना आना चाहिए। तो इन क्वेश्चनों को करने की ना बेटा एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम करेंगे इसे, फिर जिससे आपको क्या है ना, लेकिन इसके लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे इसमें हमें क्या दे देता है, स्टार्टिंग में ही 4 ऑप्शन दे देता है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, क्योंकि आपको एक आपका क्या है अभिकथन मिलेगा और एक रीजन मतलब निष्कर्ष मिलेगा। यानी कि ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इट मीन्स बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट मीन्स ए और आर दोनों सही तो हैं, बट आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि वो रीजन गलत दे रहा है। मतलब वो तो सही है कि हाँ ऐसा होता है, बट रीजन, एक्चुअल रीजन नहीं दे पा रहा है। ठीक है, और थर्ड है आपके पास ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ए करेक्ट है और बी रॉन्ग, आर जो है वो रॉन्ग है। और या दोनों के दो क्या है, इनकरेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन राइट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं। देखो, मैंने क्या कहा आपको कि आपने इसको और इसको पढ़ना ही नहीं है, इनको पढ़ना ही नहीं है, आपने रीड ही नहीं करना है इसको। आपने डायरेक्टली फर्स्ट वाला जो सेंटेंस होना है उसको रीड कर देना है, और सेकंड वाले सेंटेंस को रीड करने से पहले आपने लगा देना है क्या, बिकॉज, यानी कि क्योंकि। ठीक है, तो देखो मैं पहले हिंदी में करके बताती हूँ आपको। नाभिकीय बंधन बल नाभिक के भीतर प्रोटॉनों के बीच लगने वाले कूलाम प्रतिकर्षण बल पर आधिपत्य करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नाभिकीय बंधन बल है, हमने पढ़ रखा है चैप्टर नाभिक, न्यूक्लियस, तो उसमें जो हमारे पास नाभिक के भीतर जो प्रोटॉन है, हमें पता है कि जो हमारे पास क्या है, ये अगर एटम है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें अवेलेबल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये इसी प्रोटॉन की बात की जा रही है। तो इसमें जो आपके लगने वाला जो कूलाम प्रतिकर्षण बल है वो क्या होता है, आधिपत्य, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में आपके पास रिपल्सिंग होता है, यानी कि न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स डोमिनेट ओवर द कूलाम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब क्योंकि या बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन कूलाम फोर्स, राइट है, कि जो नाभिकीय बल होता है वो कूलाम बल की तुलना में क्या होता है, ज्यादा प्रबल होता है। क्योंकि हमने पढ़ रखे हैं ये, अगर आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर लर्न हो कि वहां पर हमने 4 टाइप के फोर्स पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है आपका, जो आपके पास न्यूक्लियस होता है उसमें जो अवेलेबल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बीच में लगने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। तो वो जो होता है वो कूलाम फोर्स से भी ज्यादा क्या होता है, आपके पास पावरफुल होता है।
इसका मतलब ये वाला तो स्टेटमेंट सही था, और ये इसका क्या दे रहा है, सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, आर मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्स। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ठीक है, वही सेम, इन दोनों को आपने कट कर देना है, और कारण वाले को हमने कैसे पढ़ना है, क्योंकि करके पढ़ना है, बिकॉज करके पढ़ना है, और इसको आपने डायरेक्टली पढ़ देना है। पढ़ते हैं। चालकों का प्रतिरोध अर्धचालकों से कम होता है। राइट है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जाते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक, तो प्रतिरोध का जो मान होता है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, सही है। फर्स्ट तो मेरे को राइट लग रहा है। अब सेकंड देखते हैं। चालकों में चालक बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अब आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा हुआ है, यानी कि हमसे कह रहा है जो कंडक्टर है उसमें जो एनर्जी गैपिंग है, किसके बीच की एनर्जी गैपिंग ऑफ किसके बीच, किसके बीच में होता है आपके पास, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, यानी कि संयोजी बैंड और रिक्त बैंड। तो देखो, इसको मैं पहले एक्सप्लेन ही कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्शन और आपके पास वैलेंस बैंड, एक ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी गैप होता ही नहीं है। देखो, नो एनर्जी गैप, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास कंडक्टर के लिए। लेकिन आप अभी बढ़ते हैं आगे। इसके बाद सेमी कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो इनके बीच में जो ये एनर्जी गैपिंग है सेमी कंडक्टर में, ये लेस देन होती है किसकी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। मिनिमम, यानी कि हम कह सकते हैं 0.7 to 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये बैलेंस करता है या बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, किसमें, सेमी कंडक्टर में जो एनर्जी बैंड होता है वो क्या होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास एक आता है इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं तो जो एनर्जी गैप है ये मोर देन होता है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। और एक हमारे पास है मेटल डायमंड के लिए ये मिनिमम या हमारे पास अप्रॉक्सली कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, किसमें, इंसुलेटर में। क्लियर हो गया, तीनों आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। कंडक्टर मतलब चालक, सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक, ठीक है, हिंदी वाले भी देख लेंगे, और इंसुलेटर मतलब अचालक। तो हमने क्या कहा कि चालक में क्या होगा, जो संयोजी बैंड और रिक्त बैंड है इनके बीच में ऊर्जा का अंतराल नहीं होगा, एनर्जी गैप नहीं होगा। और इसमें आपके पास क्या होगा, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में जो एनर्जी गैपिंग है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन होगी। ठीक है, अर्धचालकों में। और अचालकों में क्या होगी, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और डायमंड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो अब इसमें तो हमारे पास फर्स्ट वाला तो करेक्ट बैठ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर्स इज लोअर देन सेमी कंडक्टर से कम होता है। राइट है, बट यहां पर अगर मैं बिकस करके देखूं, ये वाला पॉइंट अगर आप देखें कि इन कंडक्टर्स एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडक्टर में कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, जबकि ये राइट किसके लिए है, इंसुलेटर के लिए राइट है। कंडक्टर बैंड में तो होता ही नहीं है गैपिंग। तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारे पास, इसमें ऑप्शन आपके पास कौन सा राइट होगा कि ए राइट है और बी रॉन्ग है। ए राइट है बट बी रॉन्ग है, ये आपके पास थर्ड वाला स्टेटमेंट राइट बैठेगा इस पे। ठीक है, कि ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये अभिकथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपने ऐसे ही पढ़ने हैं। अभिकथन को आपने डायरेक्टली पढ़ लेना है, आपने आगे से अभिकथन निष्कर्ष कुछ नहीं लगाना है। और निष्कर्ष वाले को क्योंकि यानी कि बिकॉज करके आपने पढ़ना है कि वो एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
किसी एकांक धनावेश को अनंत से स्थिर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य न्यूनतम कार्य कहलाता है। इट मीन्स आपसे कहा गया है कि किसी भी आप मतलब मिनिमम वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड। मतलब आपने क्या करना है कि जैसे सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से आप इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को लेकर आए, और लेकर आने के लिए सीधी बात है भाई, अगर ये यहाँ चल के आ रहा है तो काम किया है उसने, वर्क किया है, चाहे कितना भी किया हो। तो ये जो होता है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए किया गया कार्य कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट मीन जिसे हम क्या बोलते हैं आपके पास वैद्युत विभव। क्या कहा जाता है? वैद्युत विभव। ठीक है, तो किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत, एक मिनट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। ठीक है, इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो सेवर्ट नियम का वेक्टर स्वरूप लिखिए। आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है किसकी? बायो सेवर्ट लॉ की। तो ये तो पहले पता होना चाहिए कि बायो सेवर्ट लॉ यूज किसके लिए होता है। तो बायो सेवर्ट लॉ का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, इसका पता बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, अब वहां हमने प्रूफ कर रखा है बायो सेवर्ट नियम के अनुसार हमारे पास होता है dB इक्वल म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है। तो ध्यान से देखना, हमने पढ़ा है कि सपोज ये हमारे पास क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें हमने कह दिया कि आई करंट फ्लो हो रहा है। यही डायग्राम से हम इस प्रूफिंग को निकालते हैं। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि इसका एक स्मॉलेस्ट, अगर ये एल लेंथ का है तो इसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा? डीएल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया? डीएल। और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जैसे पी, जहां पर हमने फाइंड करना है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को। तो हमारे पास जो ये होता है, मैं यहीं पे आपको बायो सेवर्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमारे पास जो इस पे वर्क करने वाला जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या होते हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो करंट कैरिंग हो रहा है, यानी कि जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये करंट जो होता है, ये छोटा सा जो स्वल्पांश दे रखा है, स्मॉलेस्ट पार्ट, उसके प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इनके बीच में, और देखो एंगल किसके बीच में बन रहा है? ये आपका मेन है, डीएल और आर के बीच में एंगल बनता है हमेशा। तो ये बनने वाले एंगल जो कि आपके वर्टिकल बन रहा है, यानी कि साइन थीटा, इसके प्रोपोर्शनल होता है। बट डिस्टेंस के ये क्या होता है? स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं तो dB बराबर आता है हमारे पास प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बायो सेवर्ट ने जो कांस्टेंट यूज किया है वो है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? जहां पर म्यू नॉट ओवर 4 पाई तो क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 10 की पावर -7। तो ये हमारा था बायो सेवर्ट लॉ कि किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये हमारे पास है, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में बदलना है। अब देखिए, ये एंगल को अगर मुझे हटाना है साइन को, तो साइन बन किस किस के बीच में रहा है? डीएल और आर के बीच में बन रहा है, बट यहाँ पर तो आर है नहीं। तो इससे मुझे एक चीज ये पता चल गई कि मुझे आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे आर से और डिवाइड भी कर देंगे आर से। तो इस कंडीशन पे हमारा फॉर्मूला बनेगा कुछ इस टाइप से, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी तो क्या आएगा? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई। अब जो ये एंगल है, इस एंगल में क्रॉस आता है, आपको पता है, और ये किसके बीच में बन रहा है? डीएल और आर। मैंने यहाँ पर ले लिए डीएल और आर, तो ये हो गया डीएल
इंटू आर, क्योंकि साइन होता है क्रॉस और अपॉन में क्या हो गया आर क्यूब। तो ये क्या हो गई वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। क्लियर है। तो बस हमने क्या करना था, इस साइन को हटाने के लिए हमने क्या करा, आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड की। क्यों की? क्योंकि यहाँ पर डीएल तो प्रेजेंट है बट हमारे पास आर नहीं है, तो आर लाने के लिए हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई करके इन दोनों के बीच के एंगल को रिप्लेस करके उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, अगर यहीं पे कॉस होता तो फिर हमें डॉट प्रोडक्ट करना होता। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द वेव लेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में आपको वेवलेंथ बतानी है किसकी, विजुअल लाइट की। तो विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है हमारे पास, याद रखना, जो विजुअल लाइट है, ठीक है, नैनोमीटर में पूछ रहा है तो नैनोमीटर में बताएंगे। जो दृश्य प्रकाश है, तो दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो किस में कितनी होती है आपकी, वैसे तो 4 to 7 होती है, 4000 से 7000, बट नैनोमीटर में कितनी हो जाएगी हमारे पास, 400 नैनोमीटर से आपके पास 700 नैनोमीटर। तो ये रेंज आपको लर्न होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि हमारे पास क्या उसकी रेंज है, उसी रेंज के हिसाब से आप क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी समझ में आए होंगे। आगे हम इसके बाद के सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।